तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज पहले राष्ट्र को चुनेंगे। उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आपकी आस्था का सम्मान करते हुए आपको विकास के पथ पर आगे बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम सबके सामने एक लक्ष्य तय किया है, 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। लेकिन केवल विकसित भारत नहीं होगा, उसमें विरासत भी होगा और विकास भी होगा, दोनों का समन्वय होगा। गुलामी के अंशों को हमें सर्वथा समाप्त करना है और गुलामी के अंशों को समाप्त करते हुए हमें एक ऐसे नए भारत का, जो अपने विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता हो, विकास को उसके साथ जोड़ करके नए कलेवर के रूप में स्थापित करता हो। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी बात का संदेश हम सबको देता है। हमें वर्तमान की इन चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है, भारत के सामने है, सनातन धर्म के सामने। याद रखना, जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनौती है, और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और मैं तो आज पूज्य संतों का आह्वान करूंगा, इस समय है उनको स्वयं आगे आकर के पूरे समाज को एकजुट करने के सावधान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करिए, अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। हमें इसके लिए कार्य करना होगा, लगातार कार्य करना होगा, प्रयास करना होगा, एक एक को जोड़ना पड़ेगा, एक एक को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है।
क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया था। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। यह देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा से ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये ब्रज क्षेत्र अपनी इस विरासत को संरक्षित करते हुए निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य शासन दोनों मिलकर के इस अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो कुछ भी सर्वोत्तम होगा वो हम करेंगे, हम लोग करेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जो भी प्रयास करने होंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आज से 7 वर्ष पहले जब यूपी की चर्चा होती थी, यूपी की चर्चा किन मुद्दों पर होती थी? यूपी की चर्चा दंगों के कारण होती थी, यूपी की चर्चा जवाहरबाग जैसी घटनाओं के कारण होती थी, यूपी की चर्चा गुंडागिर्दी और अराजकता के कारण होती थी। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा जब होती है तो वह यहां के रंगोत्सव से होती है, जन्मोत्सव से होती है, जन्माष्टमी के आयोजन से होती है। अयोध्या धाम में 500 वर्षों की 505 सदी की इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में रामलला के पुनः विराजमान होने को लेकर के होती है, काशी की कायाकल्प को लेकर के होती है, वैष्णो कुंभ को लेकर के होती है, प्रयागराज कुंभ को लेकर के होती है। तीर्थ धामों के विकास के लिए जो कुछ किया जा रहा है वह उस रूप में होती है। और विकास के रूप में भी आज उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। आज लोगों को लगता है कि हां, अब उत्तर प्रदेश प्रश्न प्रदेश नहीं है, आज उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जो देश चाहता है। और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में जिस उत्तर प्रदेश को पहले विकास का बैरियर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास का बेहतरीन समन्वय के माध्यम से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन करके तेजी के साथ उसमें योगदान देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और ये विकास की योजनाओं का जो आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।